अच्छा, तो हमने आखिरी बात की थी कि आपने प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, ठीक है? तो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी थी कि सबसे पहले आपने थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन देना था। फिर मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। एक होती है स्किल्स आपके और एक होती है आपकी प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स आप ऑफ़र कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या होगी, जो आप स्किल यूज़ करके कोई चीज़ फाइनल चीज़ तैयार करेंगे ना, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है? तो आप पहले अपने स्किल्स मेंशन करेंगे और साथ ही साथ अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मेंशन कर देंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो कह लें कि ये तो इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपने लिखना है, कुछ ऐसी चीज़ लिखनी है कि आप ये बता सकें कि बाकी फ्रीलांसर्स, बाकी जो ऑप्शन है, अगर बंदा आप ही को क्यों चूज़ करे, बाकी फ्रीलांसर्स को क्यों ना चूज़ करे, ठीक है? उसमें ये चीज़ें आ सकती हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप अपना वर्क फ्लो शेयर कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, इस तरह से आप कहें कि आप बाकियों से ज़्यादा अच्छा टाइम दे सकते हैं, या आप कह लें कि मनी बैक गारंटी दे सकते हैं। 24 आवर सर्विसेज हैं आपकी, ठीक है? आप बेशक पाकिस्तान में हैं, लेकिन आप रिप्लाई जो है वो जो काम करते हैं, वर्किंग आवर्स है आपके, वो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पर है, या उसको CST कहते हैं, या अटलांटिक स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, उसके ऊपर है। तो वो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डालते हैं, इंप्रेशन डालता है क्लाइंट के ऊपर। और आखिर में था कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या था कि कोई इस तरह की बात के एंड के ऊपर, ठीक है, एंड के ऊपर हमेशा कॉल टू एक्शन आता है कि जब आपकी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है, आपकी सारी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पढ़ ली है, तो एंड पे उसको मैसेज हो ये कि फ्री कंसल्टेशन के लिए मेरे से कांटेक्ट करें, या अभी अपनी ऑसम वेबसाइट बनाने के लिए मेरे से कांटेक्ट करें, या अब मुझे हायर करने के लिए मुझे कांटेक्ट करें। अच्छा, यहाँ पे होता है हायर मी का बटन होता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं खोलूँ, चाहिए रिसर्च राइटिंग कर है, ई ट्रांसलेटर। अच्छा, आप यहाँ पे देखें नाम भी इसी तरह के रखे हुए हैं, हायर SEO एक्सपर्ट और इस तरह के। तो आप भी जो अपना यूजर नेम है ना, वो इस तरह के रख सकते हैं। अ, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने तकरीबन वही चीज फॉलो की हुई है, लेकिन उसने ऊपर नीचे किया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे ये कह रहा है कि बाकी फ्रीलांसर और उसमें क्या फ़र्क है? क्लियर कम्युनिकेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, 100% satisfaction guaranteed, multiple option to choose from, best design, editable and printable files at the end, ठीक है? ये उसने बता दिया है कि उसके वो यूनिक क्यों है बाकी सारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनमें से, ठीक है? और यहाँ पे नीचे उसने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें वो कर देता है, ग्राफिक डिज़ाइन, इनोवेटिव लोगो डिज़ाइन, हाई क्वालिटी इलिस्ट्रेशन, टी शर्ट डिज़ाइन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है? तो इसमें जो 2-3 चीज़ें मिसिंग है वो ये हैं कि इसने इंट्रोडक्शन दे दिया अपना, इसने कॉल टू एक्शन नहीं डाला हुआ, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसने पढ़ ली हैं, अब वो क्या करे, वो नीचे जाए या क्या करे, ठीक है? तो यहाँ पे आप एंड पे लाइन डाल सकते हैं। ये हायर मी का बटन है ना, तो उसको कह सकते हैं हायर मी इफ यू वांट एक गुड ग्राफिक डिज़ाइन, या इस तरह करके कुछ आप कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं, ताकि आपके जो पढ़ने वाला है उसको पता हो कि अब उसने करना क्या है, ठीक है? उसने हायर मी पे क्लिक करना है, ठीक है? नीचे पोर्टफोलियो आइटम्स उसने डाली हुई हैं, बाकी सारी चीज़ें इसको उस तरह से देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके? अच्छा, आगे हैं। तो जी, वेबसाइट पे एडसेंस अप्लाई करने के लिए कितनी पोस्ट होना ज़रूरी है? यार, ये पोस्ट होती हैं, इसमें मेरे ख्याल में विजिटर्स होते हैं। मैंने एडसेंस का इतना काम नहीं किया हुआ। एड मॉब का, मोबाइल एड्स जो होते हैं ना, एड मॉब, गूगल एड मॉब्स, उनका मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि उसमें भी आपके पास इंप्रेशन जो ना यूनिक, और आपका कंटेंट वगैरह साफ हो, मतलब कंटेंट कॉपीराइट ना हो और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा हो, तो फिर आपको आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव होता है, ठीक है? इसी तरह से एडसेंस की भी पॉलिसी आप जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी होगा कि इतने आपके एक्टिव, डेली एक्टिव यूजर्स होने चाहिए, या यूनिक विजिटर्स होने चाहिए वेबसाइट के ऊपर, और जो आपका कंटेंट है वो कह लें कि
यूनिक हो सकता है। अगर एक ही कंटेंट है आपका, मेरे ख्याल में अगर एक ही कंटेंट है, क्योंकि मोबाइल साइड में तो इस तरह भी होता है कि आपका एक ही कंटेंट है और विजिटर आपके ज़्यादा हैं, तब भी आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो अप्रूव हो जाता है। इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, ये इसकी पॉलिसीज वगैरह पढ़ लीजिएगा आप, वो लिस्ट होंगी वहाँ पे। तो कहीं पे भी जाते हैं ना आप, उसकी पॉलिसी वगैरह पढ़ लिया अगर, छोटी सी होती हैं थोड़ी सी, कि आप उनको कहने के वायलेट ना करें, ठीक है। अच्छा जी, चलें फिर हम एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल फ्लो पे काम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन आ गए हैं और एक्सप्रेशन को हम बाद में देख लेते हैं। हम देखते हैं पहले कंट्रोल फ्लो को, ठीक है। अच्छा, किसी के कोई क्वेश्चन हो किसी और चीज से रिलेटेड तो वो भी कर सकता है। किसी और का मतलब वेब डेवलपमेंट में किसी और चीज से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, तो हमने बात शुरू की थी मेरे ख्याल में आखिरी लेक्चर में भी, हमने कंट्रोल फ्लो को देख लिया था कि कंट्रोल फ्लो है क्या चीज, ठीक है। तो जो हमारा कोड भी हम खोल लें साथ में, जो भी हम कोड लिखते हैं ना, अब उसका कुछ सीक्वेंस होता है, किसी सीक्वेंस से उसने चलना होता है, ठीक है। अब वो सीक्वेंस को मेंटेन रखने के लिए, या सीक्वेंस, अब वो सीक्वेंस ही है ना, जिस तरह इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि तो तुमने इस तरह काम करना है, अब तुमने ये करना है, अब तुमने ये करना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट्स ही होते हैं एक तरह के, हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं जो प्रोग्रामिंग करते हैं पीएचपी में, ठीक है। तो जिस तरह से ये एक हमारी सिंपल सा कोड है, इतने हमने कम्प्लेक्स काम किए ही नहीं अभी। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे कंट्रोल फ्लो करता है क्या है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल फ्लो ये करता है कि ऊपर से चलना शुरू होता है, ठीक है। डॉक टाइप एचटीएमएल को उसी तरह कर लेता है। फिर यहाँ पे आके वो कह लें आपके शुरू होता है पीएचपी को पढ़ना, ठीक है। पहला काम क्या है, पीएचपी इन्फो एक फंक्शन है जो पीएचपी के फाइल के अंदर लिखी हुई होगी, ठीक है। अब वो कह लें कि अब ये पीएचपी इन्फो करती क्या है, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना पीएचपी से रेलेवेंट, जो भी पीएचपी इंस्टॉल हुई है मेरे पास सर्वर के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। हर सर्वर के ऊपर होगा ना कुछ पीएचपी का वर्जन होगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे, कोई सेटिंग्स होंगी। जिस तरह हमने कुछ एक ये सेटिंग भी देखी थी, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं इसके, हेडर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। पीएचपी कोर के बारे में बताया हुआ कि क्या सेटिंग्स हुई हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये पीएचपी माई इन्फो बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये उसने यहाँ तक, ये पीएचपी माई इन्फो ने ये सारा यहाँ तक इसने डिस्प्ले की। उसके बाद इसने 1 2 3 4 5 6, अब ये 1 2 3 4 5 6 कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये उसने कर लिया। कंट्रोल फ्लो अगली लाइन पे आया, $x=10 उसने पढ़ा, ठीक है। अब इसको इसने डिस्प्ले नहीं करना, बस इसने क्या करना है कि x एक वेरिएबल बनेगा हमारी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, और उसके अंदर वो 10 रख देगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का क्या करता है, वो फंक्शन को भी इसी तरह मेमोरी के अंदर उठा के रख लेता है, क्योंकि जब मेरा फंक्शन आता है ना, तब उसने कुछ करना नहीं होता। जब फंक्शन कॉल हो तब उसने इन जो इंस्ट्रक्शन लाइंस हैं इनको एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। ये तो हो गया। यहाँ से हम 19 पे आते हैं, तो क्या होगा, अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, डिस्प्ले। अब कंट्रोल जाएगा वापस फंक्शन के अंदर, अब जाएंगे, अब हम फंक्शन के अंदर काम कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, a=0, ठीक है। 13 एग्जीक्यूट हो जाएगी, ग्लोबल x हो गया, x को ग्लोबल कर देगा वो, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चलें। फिर 14 पे आएगा वो, a++0 था, अब ये 1 हो जाएगा, फिर इको a 1 को शो करा देगा, डिस्प्ले करवा देगा।
और echo br ये लाइन ब्रेक अगली लाइन में ले जाएगा हमारे कर्सर को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से कहाँ पे जाएगा कर्सर, यहाँ से कहाँ पे जाएगा हमारा कंट्रोल, यहाँ से वापस जाएगा 19 के ऊपर, ठीक है। 19 हो गया, फिर 20 के ऊपर जाएगा, 20 से फिर 12, 13, 14, 15, 16 ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होंगी, और फिर जब ये सारा फंक्शन चल जाएगा तो वापस चले जाएंगे हम, ठीक है। अब 21 एग्जीक्यूट होगा, 21 क्या कह रहा है कि डिस्प्ले पे जाओ, फिर यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर वापस 22 पे आएगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये हम कह लेंगे प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो इसको उसकी मदद से ही हम ये वाले सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो फंक्शन में कह लें कि ऑटोमेटिकली हम जो हमारा फ्लो है, कंट्रोल फ्लो है, वो उधर को चला जाता है। लेकिन अगर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी देनी हो कि हमने कंप्यूटर को बताना हो कि फलाना काम जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो इतनी दफ़ा रिपीट हो जाए, ठीक है, या फलाना काम जो है वो तब करना है जब ये वाली कंडीशन मीट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन जब देनी होंगी तो हमें कुछ कह लें कि PHP के अंदर कुछ बने बनाई चीज़ें जो हैं, जिस तरह से लूप्स हैं और कंडीशनल्स हैं, इनका सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आए हैं कोई, पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट। यार ये एक ही चीज का नाम है, ठीक है। अभी हमने पैरामीटर आर्गुमेंट देख लिए हैं। अच्छा, अब यह पैरामीटर और आर्गुमेंट दोनों एक ही चीज होते क्या है ये, अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, अभी डिस्प्ले खुद से कुछ ना कुछ डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं जो फंक्शन है उसमें कोई अपना वेरिएबल या अपना पैरामीटर दूं, ठीक है। पैरामीटर तो पता है ना कि कोई ऐसा कह लें कि क्या कह सकते हैं पैरामीटर को, कि कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर रिस्पॉन्स फर्क हो जाए मेरे फंक्शन का, ठीक है। अब पैरामीटर क्या होगा, ऐसी इनपुट होगी फंक्शन की जिसके ऊपर मेरा फंक्शन का रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ $A, सॉरी $A नहीं, $X लिख देते हैं, पहले भी यूज हो रहा है, $X भी यूज हो रहा है, $Y, ठीक है। अब ये $Y क्या है, मैं इसको कराता हूँ $Y को एक को करा देता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने पैरामीटर दे दिया, या इसको हम फंक्शन का आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट ने क्या करना है, इस आर्ग्यूमेंट को मैंने यूज करना है। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट एक ही चीज होता है। अब यहाँ पे इको y हो गया, लेकिन आप देखें ये सारे फंक्शन में एरर आ गया, ठीक है, कि मैं अब इस तरह फंक्शन में कॉल नहीं कर सकता। अब मुझे कुछ ये $y की वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, जिस तरह से इस ये वाली एक ए स्ट्रिंग होगी, वो कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। वो कोई इस तरह का फ्लोट भी हो सकता है, और वो कुछ मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं, ABCD, ठीक है। और ये $X है हमारे पास, ठीक है, ये $X भी हो सकता है, और ये हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो अब ये सारे डिस्प्ले हो जाएगा सारा कुछ। इसको हम चलाते हैं, PHP इन्फो मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। या मैंने देखा था, खाली मैंने बताया था शायद किसी का कोई मसला आ रहा था वर्जन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो जो भी मैंने दिखाया है, अब ये देखें वो एक ही फंक्शन है, वही ए डिस्प्ले के बारे में, वही 1 वही 10 ABCD, डिपेंडिंग अपॉन क्या इनपुट दिया मैंने, ठीक है। अभी तो ये बहुत सिंपल सा फंक्शन है, बड़े कम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे डिपेंडिंग उस वो भी डिपेंड कर रहे होंगे कि हमने उसमें इनपुट आर्ग्यूमेंट क्या दिया। अच्छा जी। अच्छा, व्हाट इज नल वैल्यू इन PHP। अच्छा, नल वैल्यू PHP में क्या है, ये सारी जगह ही एक ही जैसी होती है। अच्छा, अब नल वैल्यू की एक्सेप्शन जो है वो मेरे ख्याल में PHP में इतनी आती नहीं है, लेकिन खैर जब आती भी है तो अब देखें जिस तरह से $X मैंने
कि अच्छा इस पे तो ये नल वैल्यू नहीं देगा, और मैं यहाँ पे कराता हूँ echo $x, और इसको चला के देखते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, इसने यहाँ पे तो ये अनडिफाइंड वेरिएबल दे दिया है, ठीक है, कि ये वेरिएबल जो है ये डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अगर मैं लेकिन इसको इस तरह से करता हूँ, एरे 1 2, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा अब इसके इंडेक्स कितने हैं इस एरे के, दो इंडेक्स हैं 0 और 1, लेकिन मैं यहाँ पे 3 करता हूँ या 2 कर देता हूँ, तो आप देखें अब अनडिफाइंड ऑफसेट। ठीक है, असल में ये वहां पे हमारी नल वैल्यू ही थी कि वहां पे कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, एक होती है नल वैल्यू, एक होती है जीरो वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये 2 के बाद थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, थर्ड इंडेक्स पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो वो एक वैल्यू है, या यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख दूं तो वो भी एक वैल्यू है। उसकी वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग की वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन नल वैल्यू का मतलब है, नल वैल्यू का मतलब क्या है कि वो उस जगह पे पॉइंट ही नहीं कर रही लोकेशन, वहां पे कुछ भी नहीं पड़ा, वो बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, तो उस वाली चीज को हम कहते हैं ये नल वैल्यू है हमारी। तो जिनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ जैम्प इंस्टॉल का, वो क्या करें यार। आपका अभी तक प्रॉब्लम आ रहा है, आप स्लैक पे शेयर करें जरा, अ, क्या एरर है, क्या इशू है, स्क्रीनशॉट शेयर कर लें तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये किसी ने सवाल पूछा हुआ कि डेटाबेस कैसे डिलीट करनी है जैम्प से। ठीक है, तो बड़ा आसान है वो, यहाँ पे जाएं लोकल होस्ट php माई एडमिन, और यहाँ से ना ड्रॉप डेटाबेस का होता है, डिलीट का आप कह लें कि आपको लफ्ज नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ये ड्रॉप डेटाबेस का, ये काफी जूम इन हुआ हुआ, इसको जूम आउट करें थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल ये php pu10 है, अब इसको मैंने डिलीट करना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा मोर, सॉरी ऑपरेशंस में, और यहाँ पे ना ड्रॉप द डेटाबेस, रिमूव डेटाबेस या ड्रॉप द डेटाबेस यहाँ पे कीवर्ड है। ठीक है, तो ये मैं ओके दबाऊंगा तो ये मेरी डेटाबेस डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये मैं इसके इंस्ट्रक्शन भी लिख दूँ। ठीक है, इस एक्शन के बाद ना आपकी जो डेटाबेस है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये प्रॉब्लम जिसका जैम्प में आ रहा है वो मुझे बता दें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा नहीं तो इसका एक और हल होता है, एक मिनट मुझे देखने दें। एक होता है पोर्टेबल जैम्प। ठीक है, ये मुझे देखने दें पोर्टेबल जैम्प। अच्छा पोर्टेबल में क्या होगा कि वो उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह का नहीं, लेकिन उसमें अगर पोर्ट्स वगैरह का इशू है ना तो वो फिर भी आएगा आपको। ठीक है, अब ये पोर्टेबल यहाँ पे है, मोर डाउनलोड्स में आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। पोर्टेबल ये पड़ा हुआ है जैम्प विंडोज 64 पोर्टेबल। ठीक है, अच्छा कई लोगों का मसला आ रहा था कि वो उनको x86 चाहिए था, कि उनकी जो विंडोज थी वो पुरानी थी तो उनको x86 सिस्टम चाहिए था। ठीक है, अब ये वाला जो जैम्प है ये पोर्टेबल है। ठीक है, जिप हुआ हुआ है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे मेरे ख्याल में आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वैसे भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आप इसको ट्राई कर लें। ठीक है, जिस जिसका मसला आ रहा है ना वो इसको एक दफ़ा इंस्टॉल कर ले। अच्छा ये वाला जो जैम्प है ना ये आप अपने कह लें कि यूएसबी वगैरह, यूएसबी स्टिक वगैरह पे भी
कॉपी कर सकते हैं और उसको यूएसबी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैम पोर्टेबल एक दफ़ा ट्राई कर लें सलमान आप, उसके बाद मुझे बताएं कि वो चला है कि नहीं चला। ठीक है, पोर्टेबल होता है असल में, उसको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर अलग से काम कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें मेरे ख्याल में उसको जो ये रिक्वायरमेंट्स होती है ना, विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूट या इस तरह की रन टाइम एरर उसमें नहीं आते। अच्छा जी, अच्छा तो कंट्रोल फ्लो हमने देख लिए, तो अब कंट्रोल फ्लो में दो तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होते हैं कंडीशनल्स। ठीक है, अब कंट्रोल कब होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल मैंने शिफ्ट कब करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा हूँ कंप्यूटर को कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, तो अब मुझे कंट्रोल को मैनिपुलेट करने के लिए दो सिचुएशंस कौन कौन सी आ सकती हैं। एक सिचुएशन तो आएगी ये वाली के अगर कोई मेरे पास कंडीशन आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज अगर मैंने रोज की अटेंडेंस लेनी है कोई सिस्टम में, ठीक है, कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम है, मैंने रोज की अटेंडेंस देखनी है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि आज दिन कौन सा है। ठीक है, अगर तो मंडे से फ्राइडे तक है तो वो अटेंडेंस ले, अगर कह लें सैटरडे और संडे है तो वो अटेंडेंस ना ले। ठीक है, ये हमारा सिस्टम हो जाएगा, मंडे टू फ्राइडे अटेंडेंस लेगा, और अगर सैटरडे और संडे है तो वो अटेंडेंस नहीं लेगा। ठीक है, तो ये दो कोड चलेंगे ना, एक मंडे टू फ्राइडे के लिए कि वो अटेंडेंस लेगा, और एक सैटरडे संडे के लिए कि वो कह देगा कि आज की जो अटेंडेंस है वो आपकी नहीं लेनी हमने। ठीक है, तो अब ये वाली कंडीशन को मीट करना पड़ेगा ना कि अगर तो आज संडे है, सैटरडे है या संडे है तो कोड ना चले, अगर आज सैटरडे संडे नहीं है तो कोड चले। ठीक है, ये अब कंट्रोल फ्लो को मुझे कंट्रोल प्रोग्राम के कंट्रोल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंडीशनल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ कह लें कि पीएचपी के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, उसको देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट होती है, द इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। अच्छा, अब ये तीन स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास, इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इनको हम अभी प्रैक्टिस भी करेंगे इनकी। You can use conditional statement in your code to make your decision. PHP supports following three decision making statement. ठीक है, अब कंडीशनल्स क्या होते हैं, इनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, कि हमारे पास एक कह लें कि चौराहा आ जाता है, ये चॉइस आ जाती है कि हमने अब कौन सी डायरेक्शन लेनी है अपने कोड के लिए, या हमने किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें डिसीजन लेना पड़ता है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिसीजन की चॉइस अवेलेबल करने के लिए हमें ये तीन स्टेटमेंट्स काम आती हैं, इफ एल्स इफ और स्विच। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड, इफ a condition is true and another condition if a condition is false, use the if statement। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक कंडीशन है, ठीक है, और कोई कंडीशन आ गई है, कोड लिखते लिखते कोई कंडीशन आ गई कि फॉर एग्जांपल यही वाली कंडीशन के मंडे को उसने एक काम करना है और संडे को उसने एक काम नहीं करना। ठीक है, ये कंडीशन आ गई ना, मंडे को एक साइड वाला कोड चलाना है और संडे को दूसरी साइड वाला कोड चलाना है। तो आप क्या यूज करते हैं कि इफ कंडीशन। इफ का मतलब तो आपको वैसे भी पता होगा, अगर। ठीक है, तो अगर मैं वही बिल्कुल कह लें कि इफ जो है वो ही वाला काम हम कोड के अंदर करते हैं कि कोई कंडीशन आ जाए तो ये वाला काम हो, और कंडीशन नहीं है, अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉर एग्जांपल आज मंडे है तो ये वाला काम हो, अगर मंडे नहीं है तो फलाना काम। ठीक है, तो ये हमारी इफ एंड एल्स स्टेटमेंट होगी। अच्छा, ये क्या बना हुआ है, ये फ्लो डायग्राम बनी, मेरे ख्याल में आप लोगों को पढ़ी होनी चाहिए, जो भी आपने इंजीनियरिंग की हो तो ये तो आपने पढ़ी होगी। अच्छा, ये जो कह लें रोम्बस है, ये शेप जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हमारी कंडीशन रिप्रेजेंट करती है। अब ये एक जगह आ गई हमारे पास जहाँ से मल्टीपल चॉइसेस निकल सकती हैं। ठीक है, एक ये नीचे को चॉइस निकल रही है और एक ये साइड को चॉइस निकल रही है। तो कह रही है अगर कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन वाला कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये दूसरे वाला कोड चलेगा। ठीक है, अब इफ का स्टेटमेंट किस तरह से, इफ हम लिखते किस तरह से हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर दूं, ये मेरे ख्याल में आपको मैंने दिया हुआ है,
आज हम देखते हैं, बल्कि अलग अलग ही कर लेते हैं कंडीशनल और लूप को। इफ इस तरह से, और ये हम कोड के अंदर लिख देते हैं, सॉरी ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं कोई, अगर हमने, अच्छा इफ के अंदर कंडीशन आती है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब कंडीशन क्या आती है, डॉलर ए इज इक्वल टू वन, ठीक है, ये सॉरी इज इक्वल टू वन, ये हमारे कंडीशनल। अच्छा एक हमारे थे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, खाली इक्वल जो होता है ना वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो डबल इक्वल्स वाला ऑपरेटर है ना, ये क्या हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ये एक को क्या कंपेयर कर रहा है वन के साथ, ठीक है। अगर ए वन से बराबर है तो क्या करे, तो डॉलर ए, और एल्स क्या करे, एल्स कुछ भी ना करे, ठीक है। यहाँ पे हम डॉलर ए इज इक्वल टू वन कर देते हैं। अब इसको चला के देखते हैं, ठीक है। अब ये वन प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये वन की वैल्यू मैं टू रख देता हूँ तो आप देखें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो अब ये इफ कंडीशन काम कैसे करती है कि इफ कंडीशन ये इफ ये इस तरह से काम करिए, अगर ए वन के बराबर होगा तो ये कोड चलेगा, अगर ए वन के बराबर नहीं है तो कोड नहीं चलेगा, ठीक है। सर पीएचपी में वेरिएबल किस किस तरह पास होते हैं? अच्छा पीएचपी में वेरिएबल किस किस तरह पास होते हैं, आप कह लें फंक्शन को किस तरह पास होते हैं। तो फंक्शन को हमने देखा था वैसे अभी कि फॉर एग्जांपल हम ये फंक्शन था हमारा डिस्प्ले का फंक्शन था, ठीक है। तो जो एक हमारा जो कॉमन तरीका वो पासिंग बाय वैल्यू का है, ठीक है। तो अब ये कोई फंक्शन है वो डॉलर ए, ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे कॉल करना है। अच्छा एक वेरिएबल बना देते हैं हम, डॉलर एक्स इक्वल टू वन, और डिस्प्ले डॉलर एक्स, ठीक है। तो ये असल में हमारा वेरिएबल फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो ये क्या पास हुआ है, ये एज ए वैल्यू पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एज एन आर्गुमेंट पास, सॉरी बाय बाय वैल्यू पास हो रहा है फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हमने बाय रेफरेंस पास करना है तो मुझे इस तरह से ये इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय रेफरेंस जो है वो अब कह लें PHP 8 और आगे वो सपोर्ट भी नहीं करते या डेप्रिकेट हो गए हैं, तो हम इसको देखते ही हैं, ठीक है। तो आप देखें कि ये हो, अब हो क्या रहा है कि ए में एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ए एक्स के बराबर नहीं होगा, ए में खाली एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है वन, और यहाँ पे ए में क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, और वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये काम हो जाता है हमारा, ठीक हो गया। अच्छा हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे इफ कंडीशंस, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास कोड है, काफी अच्छे से कोड है, इसको हम एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। अच्छा इसमें ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये डेट लेता है डॉलर डी में, डॉलर डी इक्वल टू डेट, डेट का फंक्शन है हमारे पास, उसमें वो लेता है डी, सॉरी ठंड काफी बढ़ गई है वैसे। अच्छा अच्छा कहाँ पे थे हम, हाँ अब ये ले रही है डॉलर डी। अच्छा अब ये क्या करता है कि डॉलर डी में अगर मैं इको कराऊं डॉलर डी को, डॉलर, तो इसमें क्या आएगी, इसमें आज की डेट आएगी, लेकिन डेट का भी फॉर्मेट होगा कि पहले तीन लेटर, जिस तरह मंडे होगा तो MON, ट्यूसडे होगा तो TUE, वेंसडे होगा तो WED, ठीक है। तो खाली तीन लेटर्स आते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको आज क्या आना चाहिए, आज मंडे है तो आज इसको दिखाना चाहिए MON, ठीक है। ये MON इसने दिखा दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर तो कोई वीकडे होगा,
डॉलर डी इज इक्वल टू, अगर मंडे है आज, अगर दिखाए तो डे इज मंडे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी डॉलर डी कैपिटल नहीं स्मॉल है, यहाँ पे आ गया हमारे पास टुडे इज मंडे, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी और चीज को करता हूँ, डॉलर डी इज इक्वल टू ट्यूसडे, यूई कर लेते हैं हम, तो देखें वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये इफ का कोड क्या करता है, इफ का कोड क्या करता है, इफ का कोड ये देखता है कंडीशन अगर ट्रू है तो वो कोड को चला देता है, अगर नहीं है ट्रू तो वो बाईपास कर देता है, ठीक है। अब बाईपास का भी एक और ब्लॉक होता है एल्स, तो एल्स के अंदर भी हम कुछ लिख सकते हैं, इको ये हैव अ नाइस डे लिख दिया हमने। अगर तो आज मंडे है तो ये टुडे इज मंडे चलेगा, नहीं तो क्या चलेगा, कल आप इसी कोड को चलाएंगे तो वो लिखेगा हैव अ नाइस डे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर हम ट्यूसडे लिखते हैं तो वो आज मंडे है तो वो उसको हैव अ नाइस डे चला देगा। ठीक हो गया, ये हमारी इफ स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, समझ आ गई इसमें, या कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता दें। अच्छा, इसको हम यूज कैसे किस तरह कर रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई किसी पेज के ऊपर जाते हैं, अपना कोई पेज बनाते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाते हैं, या कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, या कोई आप कह लें कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क बनाते हैं, तो उसमें ये इफ एल्स तो बहुत जगह यूज होते हैं। लेकिन आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आप चेक करेंगे कि अगर तो यूजर लॉगिन है तो वो वाला उसको लॉगिन का बटन दिखाएगा, सॉरी अगर यूजर लॉगिन है तो उसका नाम दिखाएगा वो, अगर लॉगिन नहीं है यूजर तो क्या करेगा, वो उसे वहां पे उसी जगह पे लॉगिन का बटन दिखाएगा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपल सा सिनेरियो है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में इतना मसला नहीं होगा, आप सारों ने काफी सारों ने शायद हो सकता है पहले भी इसको देखा हो। अच्छा, अब एल्सिफ के बारे में आ गया हमारे पास इफ और एल्सिफ, ठीक है। एल्सिफ क्या होता है, अगर अब इफ में क्या होगा, इफ में मेरी खाली एक कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। अब एल्सिफ में क्या होगा, एल्सिफ में मेरी मल्टीपल कंडीशंस चेक हो रही होंगी, ठीक है। अब मल्टीपल कंडीशंस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं मंडे और ट्यूसडे को भी चेक करूं, एल्सिफ डॉलर डी इक्वल टू ट्यूसडे, वो क्या दिखाए, डे इज ट्यूसडे, ठीक हो गया। और उसके बाद एल्स में एक और लिख सकता हूँ, अभी तो क्योंकि आज मंडे है तो टुडे इज मंडे चलेगा, लेकिन ट्यूसडे को क्या चलेगा, टुडे इज ट्यूसडे, क्योंकि यहाँ पे देखें अब ये मैंने दो कंडीशन डाल दी, एक इफ वाली और एक एल्स इफ की, ठीक है। लेकिन एल्स इफ का क्या फायदा है कि एल्स इफ में, इफ में मैं खाली एक ही कंडीशन यूज कर सकता हूँ, उसी के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन एल्स इफ को यूज करके मैं जितनी मर्जी चाहे कंडीशन डाल सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वेंसडे की डालनी कंडीशन तो मैं डालूंगा एल्स इफ डॉलर डी इज इक्वल टू वेंसडे, तब क्या हो, echo a is ठीक है। तो अब इसको एलसिफ यूज करके मैं दो क्या दस क्या, मतलब आप जितनी मर्जी चाहे डाल लें, तो एलसिफ का क्या फायदा होता है कि इफ के ब्लॉक में अगर मैंने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो तो मैं
एल्स इफ को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। कोई क्वेश्चंस यहाँ तक? सर एट द एंड ऑफ लेक्चर प्लीज गेटअप वाला मेरा मसला सॉल्व कर दें, थैंक यू। ये आपका क्या है इशू? इस पे स्लैक पे आपने पोस्ट किया हुआ है। ये आप ही इरफान, आप ही है ना? अच्छा ठीक है यार, ये इसने काफी अच्छा आंसर डिटेल में लिख के बताया हुआ है। चले मैं इसको दोबारा देख लूंगा। आप अपना मुझे भेजें गिटहब की ना, आप अपनी आईडी भेजें मुझे, मतलब आप अपना यूजर नेम भेजें। आपका यूजर नेम पीएफ तो नहीं होगा? जो आपका यूजर नेम है ना गिटहब का, आप मुझे लिखते हैं यहीं पे, लिखते हैं कमेंट्स में, मैं उसको देखता हूँ। तो लेक्चर के एंड में लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब इसको देख लेते हैं, कहाँ पे थे हम? हाँ, टुडेज वेडनेसडे पे आ गए। अच्छा अब ये हमारा इफ और एल्स इफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया। इफ में एक कंडीशन, एल्स इफ में मल्टीपल कंडीशन। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब आए थे हम स्विच स्टेटमेंट में। अच्छा अब स्विच में और इफ एल्स में क्या फर्क है कि इफ एल्स में ना मुझे हर दफा कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस बतानी पड़ती है, और यहाँ पे मैं मुझे क्या कंडीशन को चेक करना पड़ता है। लेकिन अब इफ एल्स में जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें मैं क्या चेक करूंगा? स्विच स्टेटमेंट में मैं, आप कह लें कि ये मैं कंडीशनल का जो कोड है ये मैं जनरल में पेस्ट कर देता हूँ, आप सारे इसको देख लें। अब जो स्विच स्टेटमेंट है वो क्या करेगा? वो करेगा कंपैरिजन एक्सप्रेशन को, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा कंडीशन है $d== मंडे, ठीक है। अब देखें स्विच में और इसमें क्या फर्क है। अब मैं स्विच की स्टेटमेंट लिखना शुरू करता हूँ। हम यही वाला काम करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक ना हम स्विच स्टेटमेंट लिखा देते हैं, ठीक है। तो अब ये $d हमारा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब $d के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज होंगे ना उसके ऊपर मैं स्विच स्टेटमेंट लगा लूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं स्विच स्टेटमेंट करता है क्या। if you want to select if you want to select one of many blocks of code to be executed, मतलब आपके पास काफी सारे ब्लॉक्स हैं कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, use the switch statement. The switch statement is used to avoid long blocks of if else code, ठीक है। अच्छा अगर तो मेरे पास काफी सारी स्टेटमेंट्स हैं चेक करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ कि काफी सारे इफ एल्स लगाने पड़ेंगे उसे, लेकिन काफी सारे इफ एल्स से मुझे बचना है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? मैं स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स किस तरह से है कि स्विच स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे वेरिएबल देना है, अपना एक्सप्रेशन देना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अच्छा ये तो खुद से इसने लिख दिया। अच्छा अगर केस है मंडे, तब क्या होगा? इको टुडे इज मंडे। अच्छा ये ब्रेक क्या चीज है? ये हम ब्रेक को हटाते हैं फिर आपको समझ आएगी ये ब्रेक क्या चीज है। अच्छा डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा अब ये क्या होगा? स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है, यहाँ पे स्विच में आता है, स्विच लिखते हैं हम, और यहाँ पे हम अब जिस तरह ये पहले हम क्या देख रहे थे, $d इफ में $d== मंडे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम खाली एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम स्विच स्टेटमेंट तभी यूज करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन में से हमने एक चूज करनी है, तो हमें पता है कि डी के मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने $d को ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम डिफरेंट केसेस लिखेंगे, ये तो हमने एक केस लिखा है ना,
इसका केस मंडे इको टुडे इज मंडे, ठीक है, और एल्स सॉरी मतलब या तो क्या होगा, केस होगा ट्यूसडे और उसके केस में क्या लिखेंगे हम, इको इज ट्यूसडे, ठीक है, या तो ये लिखेंगे या वेंसडे के केस में वेंसडे, थर्सडे के केस में थर्सडे। अब मैं इसको चलाता हूँ। अच्छा जी, अब इसको चलाते हैं तो देखें क्या होगा। अच्छा, अब इसमें इसने क्या किया है कि इसने लिख दिया टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूसडे और हैव अ नाइस डे, ये तीनों चला दिए, ठीक है, होना लेकिन एक ही चीज चलना चाहिए था कि मंडे के केस में मंडे चलता है। तो स्विच का स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर मैं इसको ऊपर रखता हूँ ना, फॉर एग्जांपल इसको देखें कि मैं यहाँ पे करता हूँ केस संडे के लिए क्या लिखेंगे हम, SUN, और यहाँ पे लिखेंगे को टुडे इज संडे। तो अब क्या होगा, अब देखें, पहले संडे प्रिंट कराना चाहिए फिर मंडे पर ट्यूसडे, क्योंकि ये सारी चीजें ही प्रिंट करा रहा है, ठीक है, लेकिन ये संडे को प्रिंट नहीं कराएगा। ये मैंने वही चीज सेव भी कर ली है और इसको मैंने चलाया भी है, तो ये देखें ये मंडे से आगे मंडे ट्यूसडे हैव अ नाइस डे ये सारी चलाती है, लेकिन संडे वाली नहीं चलाई। तो अब ये काम कैसे करता है, ये काम इस तरह से करता है कि ये आता है और चेक करता है, अगर केस संडे है, संडे नहीं है केस, आगे चला जाएगा, केस मंडे है, अच्छा अब मंडे का केस इसको मिला है ना ट्रू, तो ये आगे वाले सारों को यहाँ से आगे जितने भी है ना केस चेक करना बंद कर देगा और स्टेटमेंट्स चला देगा, ठीक है। तो अब इस काम से बचने के लिए हम ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ब्रेक का कीवर्ड करता है क्या है, ब्रेक का कीवर्ड ना आप कह ले कि आपको इस जो ब्रैकेट है ना इससे बाहर निकाल देगा। फंक्शन के अंदर भी हम ब्रेक का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर वो भी क्या करता है कि फंक्शन की एग्जीक्यूशन को रोक देता है और उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब ब्रेक का कीवर्ड हमने कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब मेरे पास खाली एक ही ऑप्शन चलेगी, टुडे इज मंडे, ठीक है। तो ब्रेक का कीवर्ड क्या कर रहा है, ब्रेक का कीवर्ड उसकी एग्जीक्यूशन को रोक रहा है आगे जाने से, ठीक है। अब मंडे का केस ट्रू मिला इसे तो मंडे को प्रिंट करा लेगा, और ब्रेक का मतलब है कि इस ये जो ब्रैकेट्स हैं स्विच की, इससे ये बाहर आ जाएगा मेरा कंट्रोल फ्लो, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं जितने मर्जी केसेस डाल दूं, ठीक है, अब मुझे उससे कम काम करना पड़ रहा है और उससे क्लीन कोड भी है एफ एल सिफ से, ठीक है, वेंचुरे डालते हैं हम। ठीक है, और इसके बाद भी हमें ब्रेक डालना पड़ेगा। तो ये हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं और उसमें डिफरेंट क्या लें वैल्यूज को डाल के उसको एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करते हैं, और जहां पे भी वो ट्रू हो जाता है वो वाला हम कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट में किसी को मसला, इसको मैं चलाता हूँ दोबारा से, देखो वही आ जाएगा। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँ उधर, ताकि ये कोड जो है वो आपके पास आ जाए, और फिर हम देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन है आपके इससे रिलेटेड। अच्छा, ये है आपका IH पा, जो आप मैं ये देख लेता हूँ, आपकी पब्लिक होनी चाहिए वो वाली रिपोजिटरी। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है, सर कैन यू रिव्यू अगेन अबाउट गिटहब असाइनमेंट। यार चलें, इसको मैं कर लूँगा, लेकिन आज वाला लेक्चर आप देख लें, आज वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन है तो वो देख लें, मैं लेक्चर के एंड में इसको देख लेंगे हम, गिटहब वाले चीज़ को। अच्छा, एलसिफ में 5 लेटर टाइप हो रहे हैं, और यहाँ पे 4 लेटर, बस यही फर्क लग रहा है इसमें ना, थोड़ा सा एक तो कह लें आपका अच्छा इसको बाद में देखूंगा, पहले ये वाली बात कर लें। हाँ, अब यहाँ पे देखें, यही मैंने काम एलसिफ से करना होता ना, वो कितना मैसी लगता, ठीक है। एलसिफ का एक अलग हर चीज
ना अलग अलग ब्लॉक बनाने पड़ते हैं मुझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे ये पता है कि मेरे पास एक ही वेरिएबल है, इसी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पे मुझे वेरिएबल का नाम भी दोबारा लिखना पड़ता है, कोड का ब्लॉक भी अलग से लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक ही स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ से जो पढ़ने वाला है ना, उसको आप एलसिफ का ब्लॉक दिखाएंगे, वो काफी मैसी सा होगा, रीडेबल भी नहीं होगा इतना, और उसमें उसको क्या लेके मैनेज भी काफी सारी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही वेरिएबल कंपेयर हो रहा है, ठीक है, और ये वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक ही वेरिएबल को कंपेयर करना है तो आप बार बार एल्स इफ लिखें, उससे अच्छा नहीं है कि आप एक ही दफा स्विच स्टेटमेंट को यूज करें और उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये रीडेबिलिटी के लिए भी ना ये आसान है कि मुझे पता है कि ये एक ही वेरिएबल कंपेयर हो रहा है। अगर एल्स इफ को देखें तो वो एल्स इफ के कितने सारे ब्लॉक्स बन जाएंगे, 4-5 ब्लॉक्स बन जाएंगे, उसको वो अलग अलग, और उसमें हो सकता है वेरिएबल का टाइपिंग करते हुए भी कोई एरर वगैरह आ जाए मुझे, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ पे ये एक ही वेरिएबल है, इसकी बस मैंने वैल्यू का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कह लें कि आप हर चीज को आप, अगर आप कोई नट खोलते हैं तो वो आप प्लास से भी खोल सकते हैं, और वो जो उसकी की होती है या जिसको हम चाबी कहते हैं उससे भी खोल सकते हैं। तो राइट टूल इस्तेमाल करेंगे तो वो उसमें हो जाएगा। अच्छा, ये रिपोजिटरी आ गई आपकी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जो इंस्ट्रक्शन थी ना, अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन खोलूं इसकी, मैं यहाँ पे अभी शुरू हो गया, चलें अभी मैं बता देता हूँ। अच्छा, इंस्ट्रक्शन में था कि आपने जो रिपोजिटरी बनानी है ना, आपने बनानी है रिपोजिटरी जो बनानी है उसका नाम क्या रखना है, यूजर नेम डॉट गिटहब डॉट आईओ, ठीक है। जो आपका यूजर नेम है ना, आपका यूजर नेम क्या है, आई एच बाजवा, ठीक है। तो आपने क्या रखना है, आई एच बाजवा डॉट गिटहब डॉट आईओ, ये वाली आप इसको डिलीट कर दें रिपोजिटरी को, बेशक ये किसी काम की नहीं है, ये होस्ट नहीं होगी। जो आपने यूजर नेम रखना है ना, वो रखना है आई एच बाजवा डॉट गिटहब डॉट आईओ, फिर आपकी वो वेबसाइट जो है ना वो होस्ट होगी, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। इसके अंदर CSS JS इंडेक्स, इसको खोल लेते हैं। हाँ, ये आप बस अपने या तो रिपोजिटरी का नाम चेंज कर दें, ठीक है। pf.github.io की जगह ये यही वाला नाम रखना है, ihbajwa.github.io, ठीक है। बाकी तो सही है, आपने वो ये सारा बाकी सारा सही काम है आपका, खाली आपका नाम का फर्क है, ठीक है। ये नाम अभी चेंज कर लें बेशक तो आपकी ये चल जाएगी, ठीक है। ये pf की जगह आपने अपना यूजर नेम रखना है। अच्छा, इसको कर लें, करके देख लें। करके आप अपलोड करेंगे ना, उसके क्या लें 1-2 मिनट के बाद वो अपडेट होता है, तो चल जाएगा, चल जाना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया काम, हम आगे देख लेते हैं अब। अच्छा जी, ये स्विच स्टेटमेंट मैंने फॉरवर्ड कर दिया आपको जनरल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया द क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर है ये, ठीक है। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, ये कंडीशनल ऑपरेटर बड़े मजे का काम करता है, इसको हम बाद में देख लेंगे। ये भी उसी तरह से काम करता है इफ एल्स वाला, कि इफ कंडीशन इज ट्रू तो वैल्यू एक्स ये वाला प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वैल्यू वाई प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको हम मेरे ख्याल में, अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिखते हैं, a is equal to 1, एल्स की जगह ये होता है, ठीक है। तो ये वाली हमारी, अच्छा इसमें सिंटेक्स, अच्छा इसमें ये खाली a is equal to 1 होगा, इफ नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह का कोई सिंटेक्स होता है, इसको हम बाद में देख लेंगे।
हम आते हैं अब लूप के ऊपर। ठीक है, अब एक तो चीज हमने देख ली थी कंडीशनल्स। ठीक है, कि कंडीशन जब मेरे पास कोई भी चॉइस आएगी कि मैंने ये काम करना है या ये काम करना है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स इफ या फिर स्विच। ठीक है, वो हमने दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हमारे पास एक और तरह का भी कंट्रोल फ्लो में एक और काम भी होता है कि अगर मैंने कोई चीज को रिपीट करना हो, ठीक है, तो जो अगर मैंने किसी चीज को रिपीट करना हो तो अब हम क्या यूज करते हैं, तब हम लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लूप्स, प्रोग्राम में लूप्स क्या होते हैं, किसी चीज को हमने बार बार रिपीट करना हो, किसी काम को फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम या फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ पीरियड या फॉर ए जब तक हमारी कोई कंडीशन ना मैच हो जाए तब तक हमने कोई काम रिपीट करना हो, तो वो हम किस तरह से करेंगे, वो हम लूप्स के थ्रू करेंगे। अच्छा, अब लूप्स की काफी सारे काम होते हैं और आप को काफी हैरत होगी कि जब आप असल प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में लूप्स और कंडीशनल्स यही दोनों चीज होती है काम की, इन्हीं को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। loops in PHP are used to execute same block of code a specific number of times. PHP supports following four types of loop. Following four loop types. Sorry. अच्छा, अब यहाँ पे देखें लूप्स करते क्या है कि सेम ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए अगर मैंने रिपीट करना हो तो मैं लूप्स यूज करूंगा। अब लूप्स किस तरह के होते हैं, चार तरह के पीएचपी के अंदर, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप। ठीक है, अब ये फर्क क्या होता है। अच्छा, अब ये फॉर लूप क्या करेगा, अब इसको देख लें, फॉर का मतलब होता है फॉर दिस नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, मतलब अगर आप इसको लिटरल टर्म्स में भी लें तो इसमें होगा कि फॉर के लिए ना, फॉर के आगे मैं कोई नंबर दे रहा हूँ कि फॉर 9 टाइम्स, फॉर 10 टाइम्स, फॉर 20 टाइम्स, जितना भी नंबर होगा ना ये फॉर के आगे होगा। ठीक है, तो फॉर लूप क्या करेगा, लूप्स थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। तो कोई स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम होता है जिसके लिए हमने फॉर लूप चलाना होता है। ठीक है, तो अब इसका पूरा सेटअप करते हैं हम। जो ये जो नंबरिंग है ना आगे फॉर नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, ये जो नंबर है, इस नंबर के नंबर का हम पूरा सेटअप करते हैं। ठीक है, वो नंबर हम देखेंगे कि किस तरह से सेटअप करते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल क्या होता है, लूप्स थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ एंड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो अब वाइल लूप क्या करेगा, वाइल लूप हमारा कह लें कि जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको तब तक रिपीट करेगा जब तक कोई कंडीशन मेट नहीं होती। ठीक है, तो आप कह लें ये कंडीशनल लूप है मेरे पास कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, या जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक वो स्टेटमेंट चलती रहे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक ऐसा कोड लिखते हैं कि जब तक हमारा मंडे नहीं आया था तब तक वो ये वाला काम करते रहे। ठीक है, या जब तक कोई कह लें काम कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई कोड जो है वो चलता रहे, तो उसके लिए हमने यूज करना है तो वाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है, फर्क क्या है, फॉर के अंदर मैं कोई नंबर दूंगा, वाइल के अंदर मैं कोई कंडीशन दूंगा। ठीक है, इसी तरह डू वाइल लूप है। अब डू वाइल और वाइल में क्या फर्क है, बिल्कुल छोटा सा फर्क है। loops through a block of code once and then repeats the loop as long as special condition is true. while में क्या होता है, पहले कंडीशन ट्रू करता है फिर काम करता है। डू while में क्या होता है, पहले काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है। ठीक है, इसको हम अभी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। while में क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है फिर काम करता है। डू while में क्या होता है, पहले काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है फॉर ईच लूप। ये हमारा बहुत ही स्पेशल तरह का लूप है, इसको हम आज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये करता क्या है कि जो अरे है मेरी, कोई भी अरे होती है उसके हर एलिमेंट को उसके हर एलिमेंट के थ्रू लूप करता है वो। ठीक है, तो ये हम इसको फॉर ईच को लूप यूज को फॉर ईच लूप को यूज करेंगे तो काफी आपको कह लें अच्छा लगेगा। अच्छा, द फॉर लूप स्टेटमेंट। अब फॉर लूप क्या करता है, अब जिस तरह से ये देखें, ये हमारे पास द फॉर लूप स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो फॉर लूप हम कब यूज करेंगे, जब मुझे पता हो कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने अपना कोड को रिपीट करना है, तब हम कौन सा लूप करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये
फ्लो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, यहाँ से हमारा कोड चल रहा है। अब यहाँ पे आ गया कि हमारे पास आ गया कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने चलाना है, ठीक है। अगर कंडीशन मीट कर गई है तो, अगर कंडीशन नहीं मीट की, ठीक है, अब मतलब एक नंबर ऑफ टाइम, दो नंबर ऑफ टाइम, तीन नंबर ऑफ टाइम, ये चलता जाएगा कोड। जब कंडीशन मीट करेगी कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, तो वो इस लूप से बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये लूप है हमारा। यहाँ पे देखें, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, आइटम फॉर सीक्वेंस, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, आइटम फॉर सीक्वेंस, ये चलता जाएगा जब तक मेरा जो नंबर ऑफ टाइम मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 10 टाइम स्पेसिफाई किया है, तो ये 10 दफा लूप से गुजरेगा और 11वीं दफा ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखते किस तरह से हम, अच्छा कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो कर लेते हैं। अच्छा, गिटहब इशू सॉल्व, ये हम अभी देख लेते हैं। बाजवा था और गिटहब डॉट आई, ठीक है, पोस्ट हो गया होगा पेज। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये पोर्टफोलियो जो है ना, ये इकट्ठा होता है, पोर्टफोलियो अलग से नहीं होता, ठीक है। बाकी ये देख लें, आपके पेज जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे है, इसको एडजस्ट कर लें। अच्छा, सबसे जो आपका पेज बेशक गंदा मंदा बना हुआ हो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, अब मैंने तो टैब क्लोज कर दी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। क्लाइंट आपकी जो क्वालिटी है ना, आपकी क्वालिटी, अब बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, बीच में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो सारी क्वालिटी आपकी ना ज़ाया होगी, ठीक है। तो कोशिश करें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना किया करें। अच्छा, अब हम आते हैं फॉर लूप की तरफ। आप खुद ही सोचें, मतलब क्लाइंट सोच रहा होगा कि बड़ी अच्छी, चलो बाकी सारी चीज़ें तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आपको पता ही नहीं, पोर्टफोलियो में गैप नहीं होता, तो वो क्लाइंट क्या सोचेगा आपके बारे में। अच्छा, क्या देख रहे थे हम, फॉर लूप। अच्छा, कोई एग्जांपल है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं, नहीं तो खुद कुछ लिख लेते हैं। अच्छा, ए और बी को इसने प्लस किया हुआ और उसको एंड के ऊपर दिखाया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या करें, हम एक वेरिएबल लेते हैं, डॉलर ए इक्वल टू 1 एन और डॉलर बी इक्वल टू 5। अब मैं फॉर लूप यूज करता हूँ। अच्छा, फॉर लूप, और इसको कह लें कि हमने इंक्रीमेंट करने हैं। फॉर लूप हम किस तरह से यूज करते हैं, अब फॉर लूप की ना 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखें, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ना, जो मैंने नंबर को मेंटेन करना है, अच्छा, फॉर मैंने आपको बताया था फॉर दिस नंबर ऑफ टाइम, अब वो नंबर कहाँ से आएगा, ठीक है। अब वो नंबर को पहले मैंने इनिशियलाइज करना है, फिर मैंने कंडीशन देखनी है कि क्या वो नंबर वहां तक मीट कर गया, फिर मैंने उस नंबर को बढ़ाते जाना है। अब लूप है ना, नंबर 0 से शुरू होगा और कंडीशन में मैं बता दूंगा, अगर 10 दफा चलाना है तो कंडीशन में कहूंगा कि 10 दफा चलाना है, ठीक है। और हर दफा लूप कंप्लीट होने के बाद मैं उस नंबर को एक कह लें कि स्टेप आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखें, डॉलर आई इज इक्वल टू 0, ये हमारी इनिशियलाइजेशन हो गई कि मैंने जो फॉर का वेरिएबल है आई, ठीक है, अब मैंने इसको इसको इनिशियलाइज कर दिया। डॉलर आई, ये मैंने इसको कब तक चलाना है, जब तक ये कंडीशन है आप यहाँ पे आ गई, डॉलर आई इज लेस देन 10 और डॉलर आई प्लस प्लस। अब ये कितनी दफा चलेगा, ये 0 से तब तक चलेगा जब तक डॉलर आई इज लेस देन 10, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अब पहले पे 0 है, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, हर हर लूप के बाद, लूप की हर एग्जीक्यूशन के बाद मैं डॉलर आई में प्लस प्लस कर लेता हूँ। अब ये प्लस प्लस क्या करता है, आई की एक वैल्यू बढ़ा देगा, डॉलर आई प्लस 1, ठीक है। एक दफा लूप चलेगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, फिर लूप चलेगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर लूप चलेगा, प्लस 1 हो जाएगा, अनलेस मेरी ये वैल्यू डॉलर आई की जो है वो 10 के बराबर नहीं पहुंच जाती, 10 से कम, मतलब 9 के ऊपर ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और इसको देखने के लिए ना, मैं ये कितनी दफा चल रहा है, मैं इसको करता हूँ इको
डॉलर आई को भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। बंद कर दिया मैंने। अब ये आ गया है, इसको हम थोड़ा सा खूबसूरत कर लेते हैं लाइन ब्रेक दे के। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये कितनी दफा चला है। ये 10 दफा चला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जीरो पहली दफा, जीरो जब वैल्यू थी तब चला है, वन जब वैल्यू थी तब, टू थी, लेकिन जब वैल्यू 10 हो गई तो वो चला ही नहीं। ठीक है, तो अब ये फॉर लूप जो है वो इस तरह से काम करता है। पहले इनिशियलाइज करता हूँ मैं अपने वेरिएबल को आई इक्वल टू जीरो, फिर मैं देखता हूँ कि कहाँ तक चलाना है। ठीक है, अगर 10 तक चलाना है तो हम इसको 10 तक इस तरह से चला लेंगे, और फिर मैं आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब मैं वैल्यू लूप इसमें इस ये वाला काम भी कर लेते हैं कि डॉलर ए इसने क्या किया हुआ था एग्जाम्पल में, डॉलर ए प्लस इज इक्वल टू 10। कि हर दफा जो है जब भी लूप चलेगा तो वो 10 ऐड कर देगा डॉलर में। ठीक है, सॉरी इसमें। ठीक है, अब मैं इसको सप्रेस कर देते हैं, इस आउटपुट को सप्रेस कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और मैं देखता हूँ क्या किया था इसने एक को। आउटपुट इज डॉलर ए। ठीक है, हम चलाते हैं। ठीक है, तो ये 110 होगी इसकी आउटपुट अब। ठीक है, कि इसने 10 दफा 10 ऐड किया इसमें 10 के अंदर, तो आउटपुट क्या हो जाएगी 110। ठीक है, इसको हम इसी तरह अगर हम मैं इसमें 5 ऐड करता जाऊँ, डॉलर बी प्लस इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये उसमें अब मैंने 10 दफा 5 ऐड किया तो मेरे पास 55 आ गया, इसमें 10 दफा 10 ऐड किया तो मेरे पास 110 आ गया। ठीक है, अब यह दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, फॉर लूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी ये वेरिएबल, कि मैंने कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलाना है। ठीक है, पहले मैं उसको इनिशियलाइज करता हूँ डॉलर आई इक्वल टू जीरो, फिर मैं नंबर ऑफ टाइम्स देता हूँ कि अगर मैंने 10 दफा चलाना है 10 दूंगा, 12 दफा चलाना है 12 दूंगा, 20 दफा चलाना है 20 दूंगा, और फिर मैं उसको इंक्रीमेंट करता हूँ कि हर दफा जब भी चले तो एक वैल्यू उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आप इसको देख लें चला के। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर लूप इन PHP। ठीक हो गया। अच्छा, सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया था स्लैक पे, आपने गिटहब की रिपॉजिटरी का एंड चेक इन गाइड में देयर एनी इशू। अच्छा, साद मुनीर जनरल में या यहाँ पे अच्छा जी। तो क्या चल नहीं रही है आपकी वेबसाइट? साद मुनीर ही है। हाँ, यहाँ पे देखे ना, गलती मैंने देख ली। ये आपका नाम है एम साद MUN ट्रिपल ER, और आपने यहाँ पे ये एम साद MUN डबल ER रखा हुआ है। आप इसको रीनेम करें, ट्रिपल ER करेंगे तब आपकी साइट चलेगी। ठीक है।
गिटहब की स्पेलिंग मैंने भी गलत लिखी है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, जब लेस देन 10 है तो 0 पे कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती कि 0 भी तो लेस देन 10 है। हाँ, ये क्या हो क्या रहा है कि तब तक मेरी कंडीशन चलेगी जब तक लेस देन 10 है, ठीक है। जब लेस देन 10 ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, ये वाली कंडीशन ट्रू कब नहीं रहेगी, जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 10 हो गई तो वो 10 से छोटा तो नहीं है ना, तब इसकी एग्जीक्यूशन रुकेगी। लेकिन 0 वो भी आई 10 से छोटा है, ठीक है। 1 वो भी 10 से छोटा है, 2 3 4 5 6 9 भी 10 से छोटा है, ठीक है। तो तब तक हमने चलानी है जब तक ये वैल्यू बराबर नहीं हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। a plus equal to 10 which function is performing in loop। अच्छा, ये फंक्शन नहीं ये फंक्शन नहीं है, ये ये क्या कर रहा है, ये असल में कर रहा है a इज इक्वल टू $a+10, ठीक है। ये काम कर रहा है। प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब होता है कि a के अंदर ही 10 को ऐड करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसका मतलब होगा $a इज इक्वल टू $b, ठीक है। सही हो गया। अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा, ये हो गया जनाब हमारा फॉर लूप, ठीक है। अच्छा, एक तो हम ये इंक्रीमेंट्स ऑपरेटर कर रहे हैं ना, एक हम डिक्रीमेंट से भी कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये उल्टा चले, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम कर देंगे 10, यहाँ पे कर देते हैं ग्रेटर देन 0 और आई माइनस माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये उल्टा लूप चल रहा है, जहां पे मैंने प्लस प्लस कर रहा था अब ये माइनस माइनस कर रहा हूँ। आई 10 होगा तब भी ये चलेगा, 10 0 से बड़ा है। आई 9 होगा, अब यहाँ पे 9 हो जाएगा ना एक लूप चलने के बाद, 9 0 से बड़ा है तब भी चलेगा, 8 हो जाएगा, फिर वो भी 0 से बड़ा है तब भी चलेगा, ठीक है। ये सेम बिल्कुल वही है, लेकिन मैंने बस कह लें कि कंडीशन जो है वो उल्टी करती है, ठीक है। अगर मैं एक को आई करूँ, यहाँ पे देखें ये अब उल्टा लूप चल रहा है, 10 9 8 7 6 5 4, ठीक है। ये उल्टा लूप भी मैं आपको पेस्ट करके दे देता हूँ। अच्छा, ये हमने इंक्रीमेंट से लूप देख लिया, डिक्रीमेंट से लूप देख लिया। अच्छा, हाउ आउटपुट गेट 110। अच्छा, फॉर लूप के कंटेंट को दोबारा से रिपीट करना, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें फॉर लूप में हमने करना क्या होता है, असल में तो हमने नंबर देना है ना कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इस लूप को चलाना है, ठीक है। और अब उस नंबर को मैंने खुद मैनेज करना होता है, ठीक है। अब उस नंबर के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इनिशियलाइजेशन, जिस तरह हमने ये किया था आई इज इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइज हो गया था। फिर मैंने कहा था कि कब तक लूप चलाएं, जब तक आई जो है वो 10 से 10 के इक्वल नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है जब तक आई 10 से छोटा हो रहेगा, अभी तो छोटा ही है ना 0, 0 से 10 तक का मतलब है कितनी दफा चलेगा, 0 से 10 तक कितनी दफा चला, 10 दफा चला, ठीक है। और हर लूप के बाद आई की वैल्यू एक प्लस हो जाए। प्लस प्लस का तो पता है ना आपको कि इसका मतलब है कि आई की वैल्यू में एक मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये है लूप
कि इनिशियलाइजेशन i इज इक्वल टू 0, मैंने अपना वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया, इंक्रीमेंट वेरिएबल, फिर मैंने कंडीशन रख ली कि जब तक i 10 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहे, और फिर मैंने कहा कि हर लूप के बाद एक वैल्यू बढ़ जाए इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लूप में आए हम तो वो क्या करेगा, ये इको आई तो यही इसको आई को ही प्रिंट करा रहा है। फिर ये डॉलर ए क्या कर रहा है, डॉलर ए जितनी दफा भी पहली दफा चलेगा डॉलर ए की वैल्यू 10 है, 10 में 10 ऐड किया 20 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी और ये जो आई है इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर डॉलर ए दूसरी दफा चलेगा 20 हो गई थी ना वैल्यू, 20 के बाद फिर 10 ऐड किया 30 हो जाएगी वैल्यू। फिर इसी तरह 30 के बाद 10 ऐड किया 40। फिर अगर हम 10 दफा 10 ऐड करें 10 के अंदर तो कितना हो जाता है 110। तो यहाँ पे देखें आप 110 आ जाएगा, और 5 के अंदर मैं 10 दफा 5 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे इसको फॉर लूप। अच्छा ये सीधा नहीं हुआ लूप, इसको मैंने सेव नहीं किया शायद। अब देखें ये सीधा हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जो आउटपुट है हमारी वो सेम है क्योंकि लूप जो है वो 10 दफा चल रहा है। अब मैं 0 से 10 तक गिनूं या 10 से 0 तक गिनूं तो नंबर ऑफ टाइम तो एक ही होंगे ना, तो एंड में जो मेरा इफेक्ट है डॉलर ए के अंदर 10 दफा 10 ऐड हो रहा है, डॉलर बी के अंदर 10 दफा 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा कोई जो चीज समझ नहीं आई ना वो स्पेसिफिक वो वाली चीज पूछा करें। ठीक है, जिस तरह से ये इन्होंने पूछा कि a प्लस इक्वल टू 10, तो वो चीज है। अगर आपको आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो स्पेसिफिक चीज पॉइंट आउट करें कि क्या चीज समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैंने वैसे रिपीट तो कर दिया, तो अगर अभी भी नहीं समझ आ रही तो वो बता दिया करें कि क्या चीज जो है वो मसला कर रही है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हम वाइल लूप के ऊपर। ठीक है, अब वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप हमारा कोई भी कंडीशन ट्रू होने तक चलता है। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर ना मुझे नंबर देना पड़ता है। देखें 3 चीजें देनी पड़ी मुझे फॉर लूप के अंदर। ठीक है, वो 3 चीज क्या थी, एक ये इनिशियलाइजेशन, वैल्यू को इनिशियलाइज कराया मैंने, वैल्यू को नंबर ऑफ टाइम्स बताया। ठीक है, 5 दफा चलाएंगे तो इसमें कोई और रिजल्ट आएगा, 10 दफा चलाएंगे तो रिजल्ट कोई और है, और मुझे इंक्रीमेंट कराना पड़ता है। लेकिन वाइल लूप में क्या करना पड़ता है, वाइल लूप में मैं खाली कंडीशन देता हूँ। ठीक है, अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, the while statement will execute a block of code if and as long as the test expression is true। ठीक है, अब ये देखें while में क्या होता है, जिस तरह if में होता है ना, if में मैं कोई कंडीशन देता हूँ और वो कोड चलता है या नहीं चलता। while में क्या होता है, while में मैं कंडीशन देता हूँ और वो जो कोड है वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ट्रू रहती है। ठीक है, if the text expression is true then the code block will be executed. After the code has executed, the text expression will again be evaluated and the loop will continue until the text expression is found to be false। ठीक है, तो अब while में क्या करते हैं हम, अब इसी एग्जांपल को देख लेते हैं कि अच्छा ये क्या कर रहा है, ये आई को डिक्रीमेंट कर रहा है और नंबर को माइनस माइनस कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं while loop। अच्छा अब इन्हीं के साथ इन्हीं वेरिएबल से हम खेल लेते हैं, इसी को यही वैल्यू रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर की जगह वाइल कर देते हैं। ठीक है, अब वाइल में मैंने क्या करना है, वाइल में मैंने बस ये कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, अब मैं करता हूँ कि वाइल डॉलर ए इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अच्छा यहाँ पे ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये कंपैरिजन। जब डबल इक्वल्स आते हैं ये कंपेयर कर रहा है ऑपरेटर को। जब सिंगल इक्वल का आएगा तो इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू उठा के मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ। लेकिन जब डबल इक्वल्स का आ जाए साइन, तो इसका क्या मतलब है कि ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसके साथ। ठीक है, तो लेकिन मैंने ये वाला कंपैरिजन नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए। अगर ए बड़ा है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा है, ठीक है, तब क्या हो, तब हम इक्वल डॉलर ए कर दें और क्या करें, हम डॉलर ए को माइनस माइनस कर दें। ठीक हो गया।
अच्छा, अब ये लूप कितनी दफा चलेगा? ये लूप चलेगा 10 दफा। क्यों 10 दफा क्यों चलेगा? अब वो वैसे तो मैं जो फॉर लूप के अंदर काम कर रहा था मैं वही काम कर रहा हूँ, लेकिन अब हम यहाँ पे खाली कह लें टेस्टिंग के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन वाइल में ना आप इस तरह का काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के $a इज इक्वल टू मंडे, ठीक है? तो लेकिन अभी हम खाली टेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ये हमने एग्जांपल लिया। अच्छा, वाइल में क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है फिर कोड चलाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ए 0 से बड़ा है और उसके इक्वल नहीं है, तो ये वाला काम करेगा। अच्छा, इसको हम इसी तरह कर सकते हैं, ए 0 से बड़ा है तो वो ये वाला काम करेगा। ये वाला काम कब तक वो करता रहेगा? जब तक वो ए 0 के बराबर नहीं हो जाता, ए 0 से बराबर या छोटा नहीं हो जाता, ठीक है? इसको हम चलाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, ए की वैल्यू 10 है पहले, और ये वही वाला काम कर रहा है। तकरीबन 10 दफा चला रहा हूँ मैं इसे, तो ये अगर मैंने 5 दफा चलाना है तो मैं यहाँ 5 कर दूंगा, ठीक है? अब क्या होगा? अब ये 10 9 8 7 6, और जब ए की वैल्यू 5 के बराबर हुई तो कंडीशन ये फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब यहाँ से ये कोड ब्लॉक को एग्जिट कर देगा, ठीक है? और यहाँ पे देखें, ये ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 30 है, ठीक है? बी की वैल्यू पहले 5 थी, 5 में मैंने 5 दफा 5 ऐड किया, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। तो वाइल का क्या काम है? वाइल का काम है खाली कंडीशन को चेक करना। अगर कंडीशन मीट हो रही है तो कोड चलेगा, अगर कंडीशन मीट नहीं हो रही, कंडीशन फॉल्स है, तो कोड नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये वाइल लूप भी मैं दे देता हूँ आपको। वाइल लूप में और कोई एग्जांपल है? अच्छा, डू वाइल है। अच्छा, वाइल और डू में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, बाकी जो है वो उसको फिर हम कल देख लेते हैं। इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। चलिए, इसको कहाँ पेस्ट करना है? स्लाइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब कोई कह रहा था अभी भी गिटहब का कुछ लोगों का मसला है, हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं उसको गिटहब को देखने के लिए। तो सबसे पहले आपने गिटहब पे प्रोफाइल बनानी है। उसके बाद आपने इस रिपॉजिटरी को, मैं यार ये यहाँ से डिलीट होती थी, अब पता नहीं डिलीट सेटिंग्स में जाके यहाँ पे भी नहीं है। ब्रांचेस, वेबहूक, नोटिफिकेशन, इंटीग्रेशन, एक्शंस। चलें, खैर, आपने क्या करना है, आपने एक जो भी आ जाएंगे ना इसके पेज के ऊपर आ जाए, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको चलिए मैं उधर से डिलीट कर दूंगा। खैर, आपने न्यू पे जाना है और आपने क्या, रिपॉजिटरी में जो ये आपका यूजर नेम है ना, मेरा माज अहमद यूजर नेम है, ठीक है? तो आपका जो भी यूजर नेम है वो नाम लिखना है आपने, और उसके आगे .github.io लिख देना है, ठीक है? अब मेरे पास तो ये पहले से रिपॉजिटरी बनी हुई है, इसलिए ये बन नहीं रही रिपॉजिटरी। लेकिन जब ये रिपॉजिटरी आपकी बन जाएगी ना पब्लिक, और फिर ये क्रिएट रिपॉजिटरी, आपने क्रिएट रिपॉजिटरी कर देनी है, ठीक है? जब ये रिपॉजिटरी बन जाएगी तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है? अब इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपकी वेबसाइट है ना, जो भी आपका जो HTML CSS की वेबसाइट खाली ये होस्ट कर सकता है, जो भी आपकी वेबसाइट है वो यहाँ से आप उसकी फाइल जो है उसको आप अपलोड करते हैं। चूज फाइल्स, ड्रैग फाइल्स कर दें,
जितने भी फाइल्स हैं मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करें और उसको ड्रैग कर दें, ठीक है। यहाँ पे कमिट चेंजेस लिखें और कमिट चेंजेस कर दें, आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी, ठीक है। इतना सा काम है, ठीक है, ज़्यादा काम भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट ऐड फाइल्स, अपलोड फाइल्स, और फाइल जो आपने यहाँ ड्रैग कर दें या चूज़ कर लें यहाँ से फाइल, जिप जिप तो नहीं होगी खैर, तो वो उसको आप ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी फाइल्स, ठीक है। तो इतना सा काम है, ये कर लेंगे तो सर हाउ कैन वी चेंज रिपोजिटरी नेम विदाउट क्वेश्चन। रिपोजिटरी नेम तो बड़े आराम से चेंज हो जाता है, कोई मसला नहीं है उसमें। अगर अगर आप इसका नाम चेंज कर देंगे तो ये होस्टेड नहीं रहेगा, बस इतना सा है, ठीक है। चलिए ठीक है, और बिड्स करते जाएं आप लोग, जब तक बिड्स नहीं करेंगे तब तक प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी कल बात होती है इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।